नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो में आपको एक मशहूर टीचर हैं, ऑनलाइन कोचिंग टीचर्स आप इन्हें कह सकते हैं। इनका नाम है अवध ओझा। अवध ओझा अब राजनीति में एंट्री ले चुके हैं और अवध ओझा पहले आप इनका वीडियो भी देखे होंगे और शॉर्ट्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अवध ओझा अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और वह पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख, उसकी मौजूदगी में शामिल हुए। छात्रों के बीच उनकी पहचान न सिर्फ एक शिक्षक के रूप में रही बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी। लेकिन उनकी जीवन की कहानी आज आपको ऐसा नहीं कि हम राजनीति की बात बताएंगे, लेकिन उनकी लाइफ, उनके जीवन की कुछ कहानी बताएंगे जिसको जानना आपको जरूरी है। और परिश्रम और दृढ़ संकल्प छात्रों के लिए एक मिसाल भी है। ऐसे में उनकी कहानी क्या है, ये समझने के लिए हमने ये खास वीडियो आपके लिए लाई है। अवध ओझा ने पहली बार राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर की थी और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उनकी चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं भी खूब उठी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि मुख्य राजनीतिक दलों से टिकट न मिलने के कारण वे चुनावी समर में शामिल नहीं हो पाए। मुख्य राजनीतिक दल में कौन थे? तो कांग्रेस और बीजेपी। अब दरअसल अवध ओझा उत्तर प्रदेश से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मन में विशेष रूप से प्रयागराज से बीजेपी का टिकट लेने की उम्मीद थी। हालांकि टिकट न मिलने के कारण उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। इसके अलावा चर्चा ये भी थी कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें अमेठी से टिकट दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी से भी उन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अवध ओझा के पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इनका जन्म हुआ और इनकी मां एक वकील थी, पिता सरकारी पोस्ट मास्टर। अवध ने प्रारंभिक शिक्षा गोंडा के फातिमा स्कूल से प्राप्त की। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लेकिन अवध ओझा का सपना कुछ और ही था। उनका उद्देश्य था यूपीएससी आईएएस परीक्षा पास करना और देश की सेवा करना। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अवध ओझा ने हायर एजुकेशन के लिए प्रयागराज का रुख किया और यहीं पर उन्होंने यूपीएससी के बारे में सुना और इस क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में और सफल होने के बाद उनके माता पिता काफी नाराज हुए। फिर भी अवध हार नहीं माने और अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहे। यूपीएससी में असफलता के बाद उन्होंने नौकरी न करने का फैसला किया और अपनी कोचिंग शुरू करने की योजना बनाई। अवध ओझा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि घर से निकाले जाने के बाद मुझे कोचिंग संस्थान में इतिहास पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे पढ़ाना है। फिर भी मैंने पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चों को मेरा तरीका पसंद आने लगा। और इसी के साथ उनकी कोचिंग यात्रा की शुरुआत हुई। साल 2005 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में वो यूपीएससी कोचिंग का एक इंस्टीट्यूट खोल दिए। अवध ओझा के जीवन में कई संघर्षों का सामना भी करना पड़ा, उन्होंने किया भी। एक समय उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास पैसे का कोई सोर्स नहीं था। कोचिंग सेंटर का किराया हो, घर का खर्च उठाने के लिए हो, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शादी हो चुकी थी और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। 7 महीने तक रात में बार टेंडर का काम किया और दिन में बच्चों को पढ़ाया और इस कठिन समय में उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी और यही संघर्ष उनके जीवन का अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अवध ओझा को लेकर छात्रों का ये मानना है कि इतिहास के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। अवध ओझा ने 2005 में दिल्ली में एक शिक्षण करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने चाणक्य आईएएस अकादमी और वाजीराम और रवि आईएएस जैसे प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी काम किया। 2019 में उन्होंने पुणे महाराष्ट्र में अपना कोचिंग संस्थान इकरा अकादमी की स्थापना की, जो जल्द ही यूपीएससी उम्मीदवारों के बीच में लोकप्रिय फेमस भी हो गया। प्रारंभिक कक्षा शिक्षण के साथ साथ ओझा ने 2020 में एक यूट्यूब चैनल बनाया, रे अवध ओझा नाम से लॉन्च किया। वे शैक्षणिक सामग्री और प्रेरक जो मोटिवेशनल चीजें थी उसे उन्होंने उस पर शेयर करना शुरू किया। इस चैनल पर अभी अगर देखें तो 9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में यूट्यूब चैनल से उन्हें लोकप्रियता मिली। कोरोना का दौर था। महामारी के दौरान जब ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गई थी, तो ओशा ने अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति, जो प्रणाली थी, उनके पढ़ाने का स्टाइल था, उसको यूट्यूब पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली। उनके चैनल पर ऐतिहासिक घटनाएं, भू-राजनीतिक रुझानों और समसामयिक मामलों पर गहन विचार-विमर्श किया गया, जिसे छात्रों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा ओझा ने वंचित और गरीब छात्रों के लिए फ्री एजुकेशन देने का भी काम किया, जो एजुकेशन में सामाजिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। अवध ओझा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और फेमस भी हैं, लेकिन वे खुद किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं हैं, ना ट्विटर पर और ना ही इंस्टाग्राम पर। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि अवध ओझा के पास जो कुल संपत्ति है वो 11 करोड़ रुपए की। हालांकि इसकी पुष्टि वो नहीं करते हैं, क्योंकि खबरों के मुताबिक उनके पास एक फॉर्च्यूनर कार भी है, जिसे वो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितनी संपत्ति, इसका ब्यौरा सामने नहीं आया। इनकम का सबसे ज्यादा हिस्सा कोचिंग सेंटर उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि क्लासेस के वेबसाइट के मुताबिक बताया गया कि यूपीएससी और जीएस फाउंडेशन कोर्स की फीस ऑनलाइन जमा करने पर जीएसटी के साथ 90,000 रुपये वो लेते हैं, और ऑफलाइन जमा करने पर 1,60,000, और कोचिंग सेंटर से ही उन्हें ये जो पैसे आते हैं। लेकिन कुल नेटवर्थ उनकी कितनी है, ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो हो सकता है कि अगर दिल्ली के किसी सीट से उन्हें टिकट मिली, और टिकट मिलने के लिए ही तो राजनीति में आए हैं, तो अगर टिकट मिलती है तो चुनावी हल्फनामे में उन्हें पूरा अपने संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। उसके बाद पता चलेगा कि अवध ओझा के पास कितनी संपत्ति है, कितने करोड़ की उनके पास है, और इनकम सोर्स क्या है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए।